नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल GT 535 के बारे में। ये गाड़ी में काफ़ी सारे स्पेयर्स इंपोर्टेड थे, काफ़ी महंगे थे और अभी भी महंगे हैं। अगर किसी का स्टॉक रहता है तो बात अलग है, स्टॉक नहीं रहता है तो हमें रिपेयर करना ही पड़ता है। लेकिन अगर स्टॉक है और फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ रहेगा तो भी हो सकता है कि क्लाइंट आपको मना करे। तो ये गाड़ी में जो प्रॉब्लम हम आपको दिखाने वाले हैं, इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि फ्रंट डिस्क में कुछ इश्यूज है। ये गाड़ी में जो फ्रंट डिस्क था ये फ्लोटिंग डिस्क था, जिसमें प्रॉब्लम था और है, अभी भी ये गाड़ी में है। खैर, तो इसको रिपेयर करना है, इसको ट्रीट क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ओल्ड स्टूडेंट जो है 3 साल पहले यानी कि कोविड के पहले आया था, तो कोविड की वजह से आ नहीं सका था, लेकिन आज 3 साल के बाद वापस रिज्वाइन किया है स्टूडेंट ने। तो मुझे असिस्ट करने वाला है मेरा स्टूडेंट, इनका नाम है अमर, गुना से ही है। और इनको भी आज ये बात पता चलेगी कि इसको रिपेयर कैसे करते हैं। इसमें फ्लोटिंग डिस्क है, फ्लोटिंग डिस्क को रिपेयर कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे गलती हो गई तो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो सकती है। मैंने मेरे क्लाइंट से कंसेंट लिया हुआ है और उसके बाद ही काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये काम को रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, लेकिन मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं अच्छा काम उसको करके देने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में मैं रिपेयर कैसे करने वाला हूँ फ्लोटिंग डिस्क को। तो देखिए दोस्तों, आपको ये जब गाड़ी ये 535 GT ओल्ड मॉडल है, जबकि ये बंद हो चुकी है, लेकिन फ्लोटिंग डिस्क सिस्टम जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए बाइक्स में भी फ्लोटिंग डिस्क आते हैं। अब आपको पहली बात तो किसी की मदद लेनी बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे पास स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को मैंने बोल दिया है कि गाड़ी को आपने बिना स्टैंड पे रखना है, उसके ऊपर बैठना है, फ्रंट ब्रेक को दबा के रखना है और फिर गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे करना है, जिससे ये पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पे। आप देख सकते हैं कि डिस्क जो है यानी कि सेंटर प्लेट जो है, फाउंडेशन प्लेट जो है, वो आगे पीछे हो रही है, या कह सकते हैं जो ब्रेक है यानी कि जिसकी वजह से हम अपने कैलिपर जो है उसने डिस्क को पकड़ के रखा है। लेकिन यहाँ पे रिवेट्स में आप देख सकते हैं मोमेंट दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ढिलाई आ चुकी है। अब ये बात क्या होता है, कभी कभी काफ़ी टाइम हम लोग इग्नोर करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि कौन सेट में यानी कि बॉर्डर किट में प्रॉब्लम है। तो ज़रूरी नहीं है। जिस गाड़ी में फ्लोटिंग डिस्क है उसका टेस्टिंग का तरीका ये ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कौन सेट बेरिंग या बॉर्डर किट में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ये हमें गुमराह कर रहा है कि आवाज़ जैसे ही कौन सेट से आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, जबकि प्रॉब्लम जो है वो डिस्क में है, क्योंकि इसका जो टॉलरेंस है ये हिल चुका है, जो कंपनी परमिसिबल लिमिट जो कहती है। अब इसका आपको डेटा नहीं मिलने वाला है दोस्तों, तो ये आपको अंदाजे से करने पड़ने वाला है। तो आपको डिस्क को पहले ये रिपेयर करने के लिए पहली बात तो आपको डिस्क को गाड़ी से निकालना पड़ेगा। फिर ये जो रिवेट्स है ये स्पेशल रिवेट्स है, ये कोई सादे रिवेट्स नहीं है। जैसे कि रिवेट्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, नहीं तो आप समझेंगे रिवेट है हम लोग ठोक देंगे कुछ भी, ऐसे नहीं है दोस्तों। रिवेट अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो रिवेट्स है, डिस्क रिवेट्स, इसको आपको खोलना है यानी कि निकालना है। तो इसके लिए आपको जो कटिंग व्हील है, फ्लैप व्हील बोलते हैं, कटिंग फ्लैप व्हील, उसको ग्राइंडर पे लगा के उससे कटिंग करना है। अब ये क्यों चाहिए, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मटेरियल जो है, मेटलर्जी जिसको कहते हैं, मेटल कौन सा यूज़ किया है इसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गलत मटेरियल अगर आप यूज़ करेंगे, तो गलत जगह गलत मटेरियल यूज़ करेंगे तो तकलीफ़ होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है और एक्सीडेंट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये जो रिवेट्स बनाए हुए हैं ये है स्टेनलेस स्टील के। अब इसमें कौन सा ग्रेड है ये मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने लैब टेस्ट नहीं किया है। लैब टेस्ट इसका कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो पहली बात तो आपको मटेरियल जो है स्टेनलेस स्टील आपने यूज़ करना है। दूसरी बात, इसमें ना एल्युमिनियम, ना कॉपर, ना MS, ये कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं करना है। जैसे ही आप उसको कट मारते हैं उसको थोड़ा सा हैमरिंग करना है, लेकिन मेटल हैमर से नहीं, मैलेट से या मैंडल से आप उसको ठोक के निकाल सकते हैं। प्लास्टिक मैलेट से आप खोल सकते हैं। उसको सिर्फ पुश करना है, लेकिन नीचे सपोर्ट लेके, नहीं तो आपका दोनों डिस्क जो है वो बेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से जिसमें मतलब वार्पेज आ जाएगा। जब बेंड होता है तो ये डिस्क रिपेयर नहीं होगी।
पहली बात तो ये, जब हमने डिस्क रिपेयर करना चालू किया तो पहले तो क्लाइंट को पूछा है कि आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है या नहीं करना है। ज़्यादातर हम लोग प्रीफर करते हैं रिप्लेसमेंट, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो हम लोग नहीं कर सकते, जैसे कि फाइनेंशियली अगर प्रॉब्लम हो सकता है, या स्टॉक ही नहीं है, या ये डिस्क कभी मिलने ही नहीं वाली है, रोटर कभी मिलने ही नहीं वाला है, उस समय हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं। अब इस सिचुएशन में क्लाइंट ने मुझे बता दिया है कि हमें डिस्क को रिपेयर करना है, तो हमने सब पैरामीटर्स चेक कर लिए, यानी कि डिस्क बेंड तो नहीं है, ना कहीं टूटा तो नहीं है, ना कुछ कहीं पे भी वार्पेज या डेंट वगैरह तो नहीं ना, उसके हिसाब से हमने काम करना है, क्योंकि ये यूज्ड गाड़ी में से निकली हुई यूज्ड रोटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अभी एक रिवेट निकाल दिया है, तो उसका होल जो है वो ओपन हो चुका है। अब ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये रिवेट्स आप जब निकाल रहे हैं तो उसको शार्प एजेस है, तो खोलते समय आपको सब ऐसे ही तरीके से खोलना पड़ने वाला है। हर एक का जो मटेरियल आपको संभाल के रखना है, डायमेंशंस के लिए ये भी चेक करना है वो कैसे है। दूसरी बात, आपने ये गौर करना है कि ये कैसे बनाया हुआ है, इसका डिज़ाइन कैसे है, कैसे फिटमेंट किया था। डिस्क के ऊपर मार्किंग करके लेना है, फ्रंट साइड कौन सी है, और रिवेट का एक साइड मैच करके रखना है, यानी कि उसको मार्क करके रखना है, ताकि उसका जो सेटिंग है वो वैसे के वैसे ही रहेगा जब आप नया रिवेट्स उसको बिठाएंगे। ध्यान में रखना उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि हर एक का जो घिसाई जो हो चुकी है वो उसके इसके हर एक अपने अपने हिसाब से हुई है, तो आप उसका प्लेसमेंट चेंज करेंगे तो हो सकता है आपको तकलीफ़ हो जाए। तो इसके लिए फ्रंट कौन सा है और रिवेट का पोजीशन जो है, एक रिवेट का पोजीशन जो है वो मैच करके रखना है, ताकि सब रिवेट्स बाद में आपको लगाते समय उसी पोजीशन में डिस्क लगेगी। अब बारी आती है इसकी डिज़ाइन की। दोस्तों ध्यान में रखना, कोई भी क्षेत्र में हम बोलते हैं कि ज़्यादातर करके ऑटोमोबाइल में देखा गया है कि कुछ काम नहीं करता है तू, या कुछ सीखा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, जा मैकेनिक का काम कर। मैकेनिक का काम करना मतलब ऐसे नहीं होता है कि सीखना नहीं है, हर एक फील्ड में आपको सीखना पड़ने वाला है। तो ऐसे नहीं चलेगा कि आपको पढ़े लिखे नहीं है तो आप मैकेनिक बनना है। पढ़ा लिखा आदमी ही मैकेनिक बन सकता है, टेक्नीशियन बन सकता है, जब क्योंकि इसका लॉजिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान में रखना दोस्तों कि आप अगर बोलते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पढ़ो लिखो ताकि ये समझ में आए कि इसको कैसे करना है। देखिए दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये जो अभी चल रहा है, ये सब ट्रेड्स का मिक्सचर है, यानी कि ये इंडस्ट्रियल वर्क भी है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इसमें आता है। ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो आता है, प्रोसेस इंजीनियरिंग कैसे रहता है वो आता है, मेटलर्जी आता है, यानी कि मेटल कौन सा यूज़ करना है इसके बारे में अपना हमें समझना है। अब ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक चीज़ के लिए, एक ड्राइंग बनाने के लिए इतनी सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेयर है, ब्रेक है, अगर वो फेल हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको गौर करना है कि इसके रिवेट्स जो है इसकी बनावट कैसी है। तो शेप जो है पहले आपने ड्रॉ करके लेना है, ये एक सैम्पल ड्राइंग रहता है। तो उसके बाद आपको शेप जब आप ड्रॉ करेंगे उसके बाद उसका डिमेंशंस जो है उसको आपने ड्रॉ करके लेना है उसी ड्राइंग पे, यानी कि उसके ऊपर लिखना है। ये हो जाएगा आपके स्टॉक डिमेंशंस। दोस्तों स्टॉक डिमेंशंस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं जब आप नया बनाएंगे, क्योंकि स्टॉक में ही उसमें प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। तो इसमें अभी ओवर साइज़ होगा। ओवर साइज इसमें इसका मतलब क्या कि साइजेस थोड़े बढ़ जाएंगे या साइजेस में चेंजेस आने वाला है। अब ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ मिलती नहीं है कि बाज़ार में या कंपनी से नहीं मिलती क्या, तो नहीं, हमारे भारत में ये जो स्पेयर है ये ऐसे सेपरेटली नहीं मिलता है। लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में आप अगर देखेंगे तो कुछ कंपनीज़ रिवेट्स जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, कुछ ब्रांडेड कंपनी या आफ्टर मार्केट कंपनी ये चीज़ आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रोवाइड नहीं होता है। इसी के लिए हम नया ख़रीद नहीं सकते, उसके लिए हमें पूरा डिस्क ही ख़रीदना पड़ेगा। अब इसमें और एक दिक्कत ये भी है कि मुझे मालूम नहीं है कि ये जो डिस्क है तो वो बाहर की, क्योंकि GT कॉन्टिनेंटल 535 में काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो बाहर का यूज़ किया हुआ है। तो मुझे ये पता नहीं है कि ये डिस्क कौन से गाड़ी में बैठती है। अदरवाइज़ उसका अगर रिवेट्स हमें मिल जाएगा तो हम लोग उसमें लगा सकते हैं, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं है, इसी के लिए मुझे ये सब चीज़ें बनानी पड़ रही है। तो बाहर के कुछ गाड़ियों के जो डिस्क रहते हैं उसके रिवेट्स आपको मिल जाएंगे। ऑफकोर्स उसका कॉस्ट भी उतना ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे कुछ मेरे हिसाब से अंदाज़न ये डिस्क का कॉस्टिंग कुछ 9-9.5 हज़ार के आसपास होना चाहिए, बट मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पुरानी गाड़ी है, प्रोडक्शन वाली गाड़ी नहीं है, इसी के लिए तकलीफ़ ज़्यादा है। अब ये डिज़ाइन जो है ये हम कर चुके हैं रिवेट का, आप देख सकते हैं डिज़ाइन साधारणतः इतना मुझे जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है।
अब इसकी नेक्स्ट ये स्टेप है कि डायमेंशंस। अब दोस्तों ध्यान में रखना है, डायमेंशंस के लिए आपको माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो भी कैलिब्रेटेड, वेल कैलिब्रेटेड जो वर्नियर या माइक्रोमीटर आप रहेगा उसको यूज़ करना है। अगर उसमें एरर्स रहेंगे तो आपके डायमेंशंस बहुत सारे चेंज हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, टॉलरेंस ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप ड्राइंग करते हैं, जब कोई जॉब बनाते हैं, क्योंकि टॉलरेंस अगर आपका गलत हो गया तो सब जॉब ख़राब हो सकता है। यहाँ पे 0.01 का या 0.001 का टॉलरेंस हमें कंट्रोल करना है, तो सोचो कितनी बड़ी बात हो जाती है कि इतना टॉलरेंस हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये बहुत मुश्किल है पहली बात तो, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ये रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसके बीच वाले प्रोडक्ट को हम लोग बना रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा हम लोग प्रोडक्ट नहीं बना रहे। अगर पूरा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो हमारे टॉलरेंस से, हमारे डिज़ाइन से सब कुछ चलेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें कंपनी से आई हुई है, उसको हम लोग रिपेयर कर रहे हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी कि वो प्रोडक्ट को, उसमें से जो टूटे हुए प्रोडक्ट है उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करना है, तो जिसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अब ये काम बहुत ही कठिन होता है। ये ऐसे बात नहीं है कि आपने कोई भी नॉर्मल स्केल से आप काम करेंगे, यानी कि प्लास्टिक की स्केल या स्टील की स्केल, ये नहीं चलती है। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि इसका जो डायमीटर है वो 13.9 है और मुझे 13.9 की जगह 13.95 यानी कि 95 करना है, समझो 13.9 है और 13.95 करना है, तो आप कोई भी स्केल में ये कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपके पास वर्नियर नहीं है। डिजिटल वर्नियर हो या जैसे कि मैं अभी मैनुअल जो है, एनालॉग है, वो यूज़ कर रहा हूँ, उसके हिसाब से ही काम होगा, नहीं तो आपके डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। डायमेंशंस अगर आप बात करेंगे तो है कितने, 13.9 और 13.8 और 13.7 या 14 mm, ये सब डायमेंशंस की बातें चल रही है। आप समझ लो कि 0.1 का हिसाब किताब चल रहा है और उसमें हमको टॉलरेंस कंट्रोल करना है, तो समझ लो कितनी बड़ी बात हो गई। तो एक चीज़ बनाने के लिए हमें बहुत टाइम जाता है, ये सिर्फ ड्राइंग बनाने के लिए और समझने के लिए भी मुझे पूरा एक दिन गया है, जबकि वीडियो हो सकता है 1 घंटे का रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं है दोस्तों। वीडियो बनाते समय तो हम ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते, नहीं तो आपको भी बोर हो जाएगा, लेकिन जब ड्राइंग बना रहे हैं तो वो ड्राइंग बनाते समय हमको पूरा एक दिन गुजारना पड़ा है, उसके बाद ही हमने ये प्रोडक्ट को सक्सेस किया है। इसके बाद भी मतलब मैं आगे बताऊंगा कि वीडियो में क्या क्या हुआ है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हम लोग सिर्फ ड्राइंग कर रहे हैं। ये ड्राइंग परफेक्ट अगर नहीं हुआ और हमने गलती से भी मशीनिस्ट को, हमारे लेथ वाले भैया को अगर कटिंग करने के लिए, टर्निंग करने के लिए देंगे और उन्होंने टर्निंग करने के बाद हमारे पास जब जॉब आएगा और अगर वो गलत हो गया तो सब काम पानी में, यानी कि सब कुछ फेंकना पड़ेगा। इसी के लिए जितनी गलतियाँ आप निकाल सकते हैं जॉब में उतनी अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ एकदम एक झटके में 100% परफेक्ट नहीं होती है, उसमें बहुत सारी खामियां रहती है, गलतियां रहती है। वो उसको गलतियों को 100% से आपको करीबन 80% कम करना है, तब जाके ये प्रोडक्ट पॉजिटिव बनने चालू होता है। नेगेटिव से आपको पॉजिटिव में जाना है। कभी भी सोचते समय हमको यही सोचना ही पड़ता है कि कितनी गलतियां हैं, तो गलतियों को कैसे निकाले जाए। तो गलतियों को निकालना ज़रूरी है, बिना गलती निकाले आपका काम नहीं होगा। अगर आप सिंगल शॉट में यानी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप बोलेंगे कि मैंने परफेक्ट किया है, तो वो हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस, और उसमें आपकी गलतियाँ बाद में जब आप फिटमेंट में आएंगे तो उसमें पकड़ी जाती है और उसमें आपका टाइम वेस्ट और पैसा भी वेस्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो सेम ड्रॉ करूँगा, सिर्फ डायमेंशंस अलग होंगे, क्योंकि ये डायमेंशंस की वजह से ही तो उसमें आवाज़ जो है, डिस्क जो है उसमें प्ले आ चुका है, क्योंकि डिमेंशंस चेंज हो गए। वॉर्न आउट प्लेट है। अब इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ये वॉर्न आउट है। अब वॉर्न आउट मतलब सिर्फ एक जगह नहीं है, हर एक रिवेट के होल जो है उसमें भी डायमेंशन का वेरिएशन है। तो पहले तो ये मैं सैंपल ड्रॉ कर रहा हूँ कि हमें मशीनिस्ट को क्या देना है, उसके बाद उसका फाइनल करने से पहले गो नो गो हम लोग करेंगे। गो नो गो क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सैंपल ड्राइंग है, मशीनिस्ट को डायरेक्टली आपने अप्रोच नहीं करना है। और ये जो जॉब है आपको स्टेनलेस स्टील में ही बनाना है, यानी कि SS304 जो ग्रेड है वो सबसे बेस्ट ग्रेड है। अब ये जो ग्रेड है ये टर्निंग करने वाले लोग जो है वो बहुत कम होते हैं, या बोल सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील का टर्निंग करने वाले लोग कम है। ज़्यादातर करके आपको MS में वगैरह या एल्यूमिनियम ब्रास उसमें सब कुछ टर्निंग करने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि सॉफ्ट रहता है। आप देख सकते हैं डायमेंशन जो है वो हमें अभी चेंज करना है। ये जो डायमीटर है वो इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें सबसे बड़ा
काम ये डायमीटर का ही है, यही डायमीटर को हमें बढ़ाना है, जिसकी वजह से ये लैग जो है या जो प्ले है वो कम हो जाएगा। देखिए अब ये भी बड़ी बात होती है कि मुझे मालूम नहीं है कि कितना प्ले होना चाहिए, कंपनी कितना कहता है, ये तो एजम्पशन पे अभी हमको चलना है। सो जितना कम हो सकता है उसको कम करवाना है, जितना कम आपको प्ले ला सकते हैं उतना करवाना है और फिर उसको रिफिट करना है। जबकि पहले जो था ओरिजिनल जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से आवाज़ जो है ऐसे महसूस करता था जैसे कि कॉन्सेट ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों यही बड़ी बात है कि आपको समझ के लेना है कि प्रॉब्लम्स किधर है। तो लेथ वाला जो मैं कह रहा था कि लेथ वाले बहुत कम है जो स्टेनलेस स्टील पे काम करते हैं। ये जॉब आपको या तो लेथ पे करवा के ले सकते हैं, जबकि चांसेस है कि लेथ मशीन बहुत वाइब्रेट करती है क्योंकि स्टेनलेस स्टील बहुत हार्ड होता है, या तो फिर आपको इसको CNC पे बना के लेना पड़ेगा जो आपको हाँ बोले, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ 6 बनाने हैं। अगर बल्क रहता है तो प्रोडक्शन के हिसाब से CNC या लेथ वाले हाँ बोलते हैं, नहीं तो कम रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाती है, तो ये लोग मना कर देते हैं क्योंकि सेटिंग लगाने के लिए टाइम जाता है, सेटिंग का पैसा महंगा रहता है। तो ये चीज़ जो है ये वैसे तो महंगी ही पड़ी है, लेकिन क्या करें, डिस्क के सामने ये चीज़ सबसे सस्ती पड़ी है। तो हमने जो है बनाई हुई है ये चीज़ कुछ गई रहेगी 2 या 3 हज़ार के आसपास, जबकि नया जो डिस्क है 9.5 हज़ार के आसपास रहनी चाहिए। जबकि स्टॉक ना रहने के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं और हमने ये तय किया बाद में कि इसको खोल दें, और ये जो है प्रॉब्लम इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो रिवेट का डायमीटर ही हमें चेंज करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है क्योंकि इसको अभी अंडर साइज़ हो गया है तो उसको ओवर साइज़ करना है। ओवर साइज़ करने के बाद या तो वो गाड़ी का जो आवाज़ है वो कम हो जाएगा और उसमें से जो प्ले है, आवाज़ तभी कम होगा जब प्ले कम करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब आवाज़ कम होगा यानी कि आपने परफेक्ट काम किया है। अब इसमें मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि परमिसिबल लिमिट कितना है, क्योंकि टॉलरेंस रहता ही है, थोड़ा प्ले रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाइब्रेशंस एब्सॉर्ब करने के लिए ही डिस्क बनाई गई है। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वाइब्रेशन डेवलप होते हैं और हीट भी डेवलप होती है, तो एक्सपेंशन जो स्लॉट्स रहते हैं वो उसका जो परमिसिबल लिमिट है वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, उसको वाइब्रेशंस होने के लिए भी एक पर्टिकुलर टॉलरेंस दिए हुए रहते हैं, वो कितना है। अब ये सब जानकारी हमारे पास नहीं है दोस्तों, हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इतना तो तय है जो पहले का था उससे तो हमें सिर्फ कम करना है। तो इसी मुद्दे से या इसी पॉइंट को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नई डिस्क हमको पता ही नहीं है कि हमने कभी मतलब ये काम किया नहीं है, तो हमने कभी डिस्क तो हमने फ्लोटिंग डिस्क को कई बार देखा हुआ है, लेकिन उसके जो टॉलरेंसेस है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि टॉलरेंस कैलकुलेट करने के लिए नई डिस्क को पहले खोलना पड़ता है, जबकि हम वो नहीं कर सकते क्योंकि वो महंगी है। ये सब काम जो होता है ये बाद में ही होता है, इसी के लिए हमें एजम्पशन पे चलना पड़ता है। सबसे बड़ा मुद्दा एजम्पशन। अब देखिए दोस्तों, वर्नियर यूज़ करना आपको मालूम रहना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मालूम तो आप किसी और की मदद ले सकते हैं और ये चीज़ बना के ले सकते हैं, लेकिन सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें पढ़ाई आ चुकी है, पढ़ाई है, लिखाई है। तो देखिए दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते कि मैकेनिक है या टेक्नीशियन है मतलब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसे नहीं होता है। हर चीज़ में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। आप अगर टैपेट सेटिंग करते हैं तो उसमें फिलर गेज यूज़ करते हैं, कौन सा फिलर गेज, अरे ये तो पढ़ना तो चाहिए ना, पढ़ना तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक समझेगा कोई ऐसे कि कौन सी फिलर गेज की पट्टी आपको यूज़ करनी है। जो पट्टी आप यूज़ करते हैं स्टेनलेस स्टील की, जो सेटिंग के लिए, गैप सेट करने के लिए, वो तो समझना चाहिए। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई, नॉमिनल पढ़ाई लिखाई होनी बहुत ज़रूरी है। और ये आसान चीज़ होती है, लेकिन हम डरते हैं, काफ़ी सारे लोग डरते हैं। तो डर के कुछ नहीं होने वाला, हमें आगे बढ़ना है तो हमको ये पढ़ना ही पड़ेगा और ये ड्राइंग समझ के लेना पड़ेगा कि ये ड्राइंग होता कैसे है, चलता कैसे। क्योंकि मशीनिस्ट जो है वो आप जब ड्राइंग देंगे तो उसी के ऊपर वो काम करता है। CNC में आपको टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल होते हैं, लेथ में कंट्रोल नहीं होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं लेथ में, लेकिन जो बंदा स्किल वाला रहता है वो काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में करके दे सकता है आपको। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा टाइम बर्बाद किया है, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो बर्बाद मतलब क्या कि काफ़ी टाइम उसके ऊपर मैंने घराया, लेकिन वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि इसका आउटकम बहुत ही अच्छा आया हुआ है। आप आगे वीडियो में देख ही लेंगे कि कितना परफेक्शन आ गया है, क्योंकि ये प्रिसिशन वर्क वाला काम है, परफेक्शन वाला काम है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है।
आपकी गलती की। अगर आपने गलती किया तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों, तो ध्यान में रखना। ये अगर आप बोलते हैं कि मैं वीडियो देखूंगा और लेकिन करूंगा नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज जो है वो रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम नहीं कर सकते, तो बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपको करना ही है तो प्रोफेशनल की मदद लेना, ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए, आपको टेंशन ना रहे। या तो करो मत, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है कि बेसिकली ये काम होता कैसे है। और मेरा भी ये पहली बार है रिवेट्स बनाना, लेकिन ये मुझे मालूम है कि इसको बनाते कैसे हैं। इसी के लिए मैं मतलब काफ़ी हद तक मैं ये सब चीज़ें जो है वो देख चुका हूँ, और मालूम होने की वजह से मैं बेझिझक इसमें काम करने के लिए मैंने हाँ बोल दिया था। सिर्फ इसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा जाता है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट का काम नहीं है, इसको समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स है जो मैं टाइम टू टाइम पोस्टअप करते रहूँगा यूट्यूब पे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी सारा वक्त जो है वो जॉब्स क्लियर करने में जाता है, तो मैं वीडियो बना नहीं सकता। और एक वीडियो बनाने के लिए एटलीस्ट 1 हफ्ते का टाइम जाता है, जबकि वो हम दे नहीं सकते। क्लाइंट्स को गाड़ियाँ बहुत जल्दी देनी पड़ती है। ऊपर से काफ़ी सारे मेरे प्रॉब्लम्स है जो वर्कशॉप में होने के कारण मैं वो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो है अब हमने ड्राइंग बना दिया है। अब इसका हम सैम्पलिंग करेंगे, क्योंकि इसका सेंटरिंग जो है वो अलग अलग आ चुका है। मैंने कैलकुलेट कर लिया। इसका थिकनेस देखेंगे, ये थिकनेस जो है, जो लिखा हुआ है प्रिंट रहता है, वो अगर आप बात करेंगे तो वो मेंटेन नहीं है, क्योंकि वो घिस चुका है पार्ट। हर जगह थिकनेस अलग अलग आ चुकी है, क्योंकि वो घिसा हुआ पार्ट है। तो ये चीज़ के कारण हमें प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि आगे जाके हमें काम बढ़ गया था, फिर भी उसको हमने कंट्रोल कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो हमने इसका काम मतलब जितना प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने कहा कि जितना प्रॉब्लम निकाल सकते थे हमने निकाल के फिर उसको प्रोडक्शन में लाया था। हमने डायरेक्टली रिवेट्स ड्राइंग के हिसाब से नहीं बनाए, क्योंकि ये ड्राइंग जो है अभी करीबन हम कह सकते हैं 70% ही परफेक्ट है। जॉब हमने करीबन 95-99% परफेक्ट किया है। 1% अभी भी प्रॉब्लम में है, लेकिन हम उसको नहीं निकाल सकते 100%, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं होगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी हमने इसका ड्राइंग निकाला हुआ है, इसका डायमीटर निकाला हुआ है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप रिवेट्स बनाएंगे, तो रिवेट्स बनाने के पहले तो गो नो गो गेज बनाना है, उसके बाद रिवेट्स बनाएंगे और उसका बैलेंसिंग भी करेंगे। जंप आउट है या साइड आउट है, ये सब निकालना है। अब ये जो दोनों वर्ड है, ये ज़्यादातर करके जब आप व्हील लेसिंग करवा के लेते हैं, यानी कि जो अलाइनमेंट के लिए स्पोक्स अलाइनमेंट जब करवाते हैं व्हील रिम में, तो वो टाइम पे ये शब्द आपने सुना रहेगा, जंप आउट और साइड आउट। तो वही चीज़ है इसमें भी, जिसको आपको क्लियर करना है। तो पहली बात तो इसका ड्राइंग वापस एक बार मैं चेक करने वाला हूँ। मैंने ये ड्राइंग बहुत बार चेक कर चुका था, यानी कि इसमें मैंने एक झटके में ड्राइंग क्लियर नहीं किया, करीबन 100-200 बार मैंने चेक किया, तब जाके इसमें से एरर्स काफ़ी मैंने निकाले थे। और उसके बाद भी एरर्स मुझे मिले थे, यानी कि समझ लो कि कितना टाइम गया रहेगा इसमें। इसका गो नो गो गेज, अब गो नो गो गेज क्या है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ये कैसे चलता है, मतलब क्या काम करता है। सो चेकिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बिना चेकिंग का आप काम करेंगे तो गड़बड़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये ब्रेक का पार्ट है, एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो कैलकुलेशंस है, हर चीज़ का कैलकुलेशन चेक करके देखना है, हर चीज़ को समझ के लेना है कि ये ऐसे ही क्यों बनाया गया है, इसका डिज़ाइन ऐसे ही क्यों है, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही क्यों है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन जनरेट हो चुका है, क्योंकि डायमीटर जो है हर जगह अलग अलग आ रहा है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो अब मैं जो रिवेट्स हैं ये बनने से पहले इसका सैम्पलिंग करूँगा। अब इसका सैम्पलिंग करने के लिए कुछ सोर्सेस हैं मेरे पास, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा आसान पड़ा है। अगर आपके पास भी ऐसे सोर्स रहेगा तो आप कर सकते हैं, या कुछ और स्किल्स या
टेक्निक लगा आप अगर यूज़ कर सकते हैं तो आप इसमें कोई गलती नहीं है या गलत काम नहीं है, बट जो भी आप करें वो परफेक्ट ही होना चाहिए, प्रिसिशन होना चाहिए, गलतियों को कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे डायमीटर जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है, 2 बार चेंज कर चुका हूँ, ये तीसरी बार भी चेंज होने वाला है दोस्तों। सोचो कि ये ड्राइंग आपका जो है वो 0.02 0.01 के ऊपर काम चल रहा है, तो कितना कंट्रोल करना पड़ रहा है मुझे। ऑटोमोबाइल या कोई भी मैकेनिकल फील्ड में या ऑटोमोबाइल फील्ड में समझो या कोई भी टेक्निकल फील्ड में आपका जो प्रिसिशन लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप गलतियों से काम करेंगे या जुगाड़ लगा के काम करेंगे, जुगाड़ ये वर्ड टेक्निकल लाइन में एब्सोल्युटली गलत वर्ड है, ये कभी भी यूज़ नहीं करना है। और अगर आपको करना भी है जुगाड़, तो जुगाड़ भी परफेक्ट रहना चाहिए, ताकि मेंटेनेंस के टाइम पे या रिपेयरिंग के टाइम पे या रिप्लेसमेंट के टाइम पे वो भी परफेक्ट होना चाहिए। मैंने काफ़ी टाइम देखा हुआ है, अभी मैं एक गाड़ी पे काम कर रहा हूँ, 2 इंजन्स हैं मेरे पास, और वो दोनों इंजन्स का जो काम है जिन लोगों ने किया हुआ है, उन सभी लोगों ने वो रॉयल एनफील्ड का इंजन रखा ही नहीं है, कुछ और ही इंजन्स बना के रखे हुए हैं। अब उसको हमें रिकवर करना कितना मुश्किल पड़ रहा है ये सिर्फ मुझे मालूम है। ये ऐसे काम नहीं होता है। आप अगर कुछ काम करते हैं तो उसका जो वर्कआउट है वो परफेक्ट होना चाहिए, जो अभी है मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो फिर भी हम लोग अभी देखेंगे, तो इसको हम गो नो गो गेज बनाएंगे दोस्तों। गो नो गो गेज मैंने बनाया हुआ है, मेरे पास सोर्स है करके मैं बना सकता हूँ। अगर आपके पास ये सोर्स है तो आप भी बना सकते हैं। तो मैंने ये जो डिम्पल्स, इसको डिम्पल्स कहते हैं, ये मैंने डिम्पल्स बनाए हुए, शिम्स बनाए हुए हैं, और लेज़र कट पे ये 6 डिम्पल्स मैंने कट किए हैं MDF पे। MDF मैंने 2.1 यूज़ किया है, आप 3.3 भी यूज़ कर सकते हैं या 4 mm भी यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास जो अवेलेबल था उसी के ऊपर मैंने काम किया है। तो मैंने लेज़र कटिंग से ये डिम्पल्स बनाए हुए हैं। ये मेरे गो नो गो गेजेस है। गो यानी कि परफेक्ट, नो गो यानी कि परफेक्ट, इम्परफेक्ट। तो अगर नो गो होता है तो आपको डिम्पल का डायमीटर चेंज करना है, अगर गो होता है तो परफेक्ट हो गया। लेकिन गो में भी इसमें अगर प्ले है तो वो नो गो में ही कैलकुलेट किया हुआ है, यानी कि उसको यही समझना है कि वो फेल है। तो उसको परफेक्ट बनाने के लिए काफ़ी सारे डिम्पल्स मैंने बनाए। ये सब मैंने MDF में किया है। और MDF में क्यों किया? क्योंकि मेरे पास तो सोर्स है, नंबर 1। नंबर 2, मैं डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करने की फिराद में नहीं था, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चर स्टेनलेस स्टील में करूँगा और अगर गलत हो गया तो वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रिकवर नहीं होता है। वो जॉब आप रिकवर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको वापस नया जॉब बनाना पड़ेगा, जो बहुत खर्चीला काम है। तो इसी के लिए मैंने कुछ MDF में डिम्पल्स बनाए, और फिर मैंने टेस्टिंग किया कि जो मैंने डायमीटर चॉइस किया था वो डायमीटर के हिसाब से डिस्क जो है वो परफेक्टली फ्लॉलेसली काम कर रही है, यानी कि प्ले उसका निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, उसके ऊपर मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, टॉलरेंस मतलब क्या होता है कि चाय आप बनाते हैं तो 1 कप के लिए आपने 1 चम्मच शुगर लेनी चाहिए, या 2 चम्मच लेनी चाहिए, या 3 चम्मच लेनी चाहिए, या 4 चम्मच लेनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा शुगर आप डालेंगे तो ज़्यादा स्वीट हो जाएगा, कम डालेंगे तो कम स्वीट हो जाएगा। तो ये परफेक्ट बैलेंसिंग जो है ये इम्पॉर्टेंट है। तो वो टॉलरेंस जो है कि परफेक्ट बैलेंसिंग। अब इसमें मैंने डिम्पल सब डाल चुका हूँ 6 के 6, और अभी प्ले अगर हम देखेंगे तो उसमें देखिए कितना प्ले है, यानी कि ये डिम्पल्स हमें नहीं चलेंगे। जबकि वर्नियर पे मुझे दिखा रहा है कि डिम्पल्स जो है वो परफेक्ट डायमीटर, लेकिन यहाँ पे गलत है, यानी कि मुझे वापस और टॉलरेंसेस चेंज करने हैं, यानी कि वर्नियर के ऊपर अभी ये काम चला गया है। तो मैंने कुछ और डिम्पल्स कट किए हुए हैं, यानी कि समझो मैंने 13.2 का डिम्पल कट किया है, तो मैंने 13.3 का भी डिम्पल कट किया था, 13.4 का भी किया है, 13.5 का भी किया है। ऐसे मैंने 0.1 से 0.5 से 0.05 से बढ़ाते बढ़ाते डिम्पल्स बनाए थे। तो उससे मुझे चॉइस करना पड़ा कि कौन सा
डिम्पल परफेक्ट काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से मैंने वापस रीड्रॉ किया, यानी कि जो डायमीटर है वो वापस ड्रॉ किया। जैसे ही मैंने रीड्रॉ किया तो सर्कलिप का साइज़ चेंज हो गया, वॉशर्स का साइज़ चेंज हो गया, ये सब काम बढ़ गया। तो आप देख सकते हैं कि एक चीज़ बनाने के लिए हमें कितना ताकत लगाना पड़ता है। सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए आप दोस्तों समझ लो कि मैंने पूरा दिन आपका रिकॉर्डिंग, ये 1 घंटे का रिकॉर्डिंग के लिए मुझे पूरा दिन उसके ऊपर काम करना पड़ा। पहले तो रिकॉर्डिंग, इसके बाद मुझे एडिटिंग करना पड़ा। तो एक चीज़ बनाने के लिए हमें बहुत टाइम जाता है, और हम ये नहीं सोचते कि इसको कितना ताकत लग रहा है सामने वाले को। हम सिर्फ डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्दी करो। जल्दी कुछ भी काम नहीं हो सकता है, जल्दबाजी में बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। जो स्किल वाला आदमी रहता है वो भी काम बिगाड़ देता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो समझ के लेनी बहुत ज़रूरी है। मुझे आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसे टॉपिक है जो बहुत कम या रेयरली किसी को मालूम है। एटलीस्ट हमारे यहाँ, बाहर की देश में ये सब चीज़ें तो है, इनके लिए बहुत नॉर्मल है। अब वापस नया डिम्पल्स चेक कर करके ही मैंने आगे काम बढ़ा दिया। अब देखिए डायमीटर में चेंज हो गया, बहुत स्लाइट चेंजेस है डायमीटर में, यानी कि बाल के बराबर भी डायमीटर चेंज करना पड़ा है मुझे, क्योंकि उसके सिवा। और अब ये परफेक्ट जब तक नहीं होता तब तक मैं आगे बढ़ नहीं सकता, तब तक मैं नया मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज है बाल के बराबर, यानी कि इतना टॉलरेंस पे काम करना पड़ा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। अब एरर्स, लेज़र कटिंग के भी एरर्स रहते हैं, तो उसको भी मुझे चेक करना पड़ा कि क्या एरर है। तो उसके हिसाब से मुझे वो डिम्पल काटने के बाद भी कैलकुलेट करना पड़ा कि कौन सा डायमीटर परफेक्ट है, क्योंकि हर एक मशीन का अपना एक एरर रहता है। दिमाग का एरर, डिस्क का एरर, एमडीएफ का एरर, लेज़र कट का एरर, फिर लेथ मशीन का, फिर सीएनसी का एरर, मटेरियल जो हम परचेस करने वाले हैं उसका खुद का एरर। तो सोचिए कि ये एरर्स इतने ज़्यादा रहते हैं कि ये देखिए अब ये डिम्पल बड़ा हो गया, ये जा नहीं रहा है। अब ये तो चला गया, तो चलिए हम बाकी का डिम्पल्स डाल के देखते हैं। ये एरर्स निकालते ही आपकी जान चली जाती है, लेकिन क्या करें, इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। अब ये डिम्पल जो है बैठ नहीं रहा है। अब ये अगर मैं डिम्पल ज़बरदस्ती से डालूंगा तो बैठ तो जाएगा, लेकिन वो घिसने के कारण एडजस्ट होके बैठेगा, क्योंकि देखा जाए तो एमडीएफ वैसे सॉफ्ट लकड़ी रहती है, भूसे से बनाया हुआ शीट रहता है, तो वो घिस के अपना मटेरियल निकाल देगा, क्योंकि आखिरकार आप मेटल में बिठा रहे। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना, देखिए दोस्तों वापस प्ले आ गया है। ये है जंप आउट। जंप आउट यानी कि एक सीध में ही प्लेट्स दोनों है, लेकिन सेंटर जो है वो हिल रहा है, यानी कि ये परफेक्ट जॉब नहीं है। हमें ये परफेक्ट करने के लिए डिम्पल्स का सेटिंग ही इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो थोड़ा भी हिला या ज़्यादा हिला, यानी कि हिसाब से ज़्यादा हिला, या जैसे पहले था उसके हिसाब से ही हिल गया, तो कोई मतलब नहीं है ये सब काम करने से। तो आपको डिम्पल्स वापस एक बार काटने पड़ेंगे और उसको वापस रीसेट करना पड़ेगा। सोचिए एक जॉब क्लियर करने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ता है, तो ऑफ कोर्स इसका कॉस्ट इसी के लिए बढ़ जाता है, लेकिन क्या करें। अब कितने सारे मैंने डिम्पल्स काटे हुए हैं, इसमें से ये मैंने सिलेक्ट किए हैं, यानी कि ये डायमीटर जो है ये परफेक्ट है ऐसे लग रहा है मुझे। अभी पहले वाले डिम्पल्स तो मैंने रिजेक्ट किए क्योंकि वो उससे काम नहीं हुआ है हमारा।
अब हर एक रिवेट होल में आपको वो सब डिम्पल्स डाल के देखने हैं, और वो परफेक्टली अगर फिट हो गया और उसका जो प्ले है, एक्सेंट्रिक प्ले अगर निकल गया, या सेम प्लेन में बोल सकते हैं, सेम सरफेस पे से प्ले अगर निकल गया, तो आपका काम हो गया, ये समझ लेना अभी के लिए। ये भी नहीं मैच हो रहा है क्योंकि ये बैठ ही नहीं रहा है। अब नया सेट, बहुत सारे सेट्स मुझे काटने पड़े थे, उसके बाद ही उसमें से मैंने सिलेक्ट किया था। तो ये 6 का एक सेट है। सोचिए कि अगर आपके पास सोर्स ऐसा ना हो तो आपको और भी तकलीफ़ होने वाली है। इसके लिए आपको कुछ और तिकड़म लगाना पड़ेगा, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए ताकि आपको डायमेंशंस परफेक्टली आपके हाथ में मिले। ये देखिए, ये बैठ गया परफेक्ट, इतना परफेक्ट बैठ गया है, फिर भी इसमें एरर रहेगा। इतना परफेक्ट बैठ गया, फिर भी इसमें एरर रहेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जो जॉब हमने बनाया हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि 99% परफेक्ट बन गया, 1% इनपरफेक्ट है, लेकिन वो मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि ये ऑलरेडी डन प्लेट से, यानी कि ये ऑलरेडी रेडी प्लेट है जिसमें हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, यानी कि कुछ प्ले है उसको निकालना है। तो ये टॉलरेंस आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जितना हो सकता है आपने करना है, जितना हो सकता है आपने करना है। इसके बाद ही उसको फाइनल के लिए हाँ बोलना है, जिससे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे प्रोडक्ट को, यानी कि रिवेट्स को, और अगर मैच नहीं हुए तो आपको सब फेंकना पड़ेगा। देखिए, मैंने वापस एक बार चेंज किया, एक डायमेंशन चेंज किया तो उससे 3-4 डायमेंशंस चेंज होते हैं। ये रीड्रॉ करने में ही हमारा बहुत सारा टाइम चला गया था। तो आप सोचिए वीडियो के लिए मैंने कितना टाइम दिया रहेगा। हर चीज़ को यहाँ पे अहमियत देनी पड़ती है, हर चीज़ को हमें इसमें प्रेफरेंस देना पड़ता है, प्रायोरिटी वर्क ही है। तो इसमें जुगाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये ऑलमोस्ट फाइनल ड्राइंग है, ये ऑलमोस्ट फाइनल ड्राइंग है। आप देख सकते हैं कितना मैंने ये नंबर काट दिया, वो नंबर लिखा, वो नंबर निकाल दिया, वापस ऐड ऑन किया। तो इसका जो ग्रूव है उसको भी डिसाइड करना पड़ा, उसमें भी गलतियाँ हो गई थी। क्योंकि एक डायमेंशन, जैसे कि मैंने कहा, डायमीटर अगर रिवेट का चेंज होता है तो ग्रूव के डायमीटर्स भी चेंज होते हैं। ग्रूव का थिकनेस सेम रहेगा, लेकिन डायमीटर जो है वो चेंज होता है। क्योंकि एक रूल रहता है, एक थंब रूल रहता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अगर ये डायमेंशन चेंज हो गया तो उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट डायमेंशन भी चेंज करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड मटेरियल रहता है। तो स्टैंडर्ड मटेरियल को आपको जब इंटीग्रेट करना होता है तो आपको उसका एक सिस्टम जो है वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि क्या डायमेंशन से आपको मटेरियल मिलने भी वाला है, जो रेडीमेड आप लेने वाले हैं वो क्या डायमेंशन से रहेगा। क्योंकि वो आप बना नहीं सकते, वो चेंज भी नहीं करवा सकते, उसका डायमेंशंस आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसको कंट्रोल कहाँ से करना है, तो आपके मटेरियल में उसको कंट्रोल करना है। ये ड्राइंग में हमने करीबन 3-4 बार जब चेंजेस किया तब जाके ये ड्राइंग हमारा फाइनल बना था, और उसके बाद हमने रिवेट्स जो है बनाए थे। सो इतना वक्त जो है ये सिर्फ ड्राइंग बनाने में गया है। क्योंकि ये एक ऐसा स्पेयर है जहाँ पे आपका कंट्रोल, यानी ये कंट्रोल रिलेटेड स्पेयर होता है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का, यानी कि हर पैरामीटर का जो कंपनी ने बनाया हुआ है उसके बारे में सोचना आपको बहुत ज़रूरी पड़ता है। इसी के लिए ड्राइंग आपका भले, यानी कि आपका टाइम कितना भी चले जाए, लेकिन ड्राइंग आपका परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी खामियां आने की चांसेस रहते हैं। तो जितना कम प्रॉब्लम्स रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा, यानी कि परफेक्ट आपका प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं करना है, सैम्पलिंग करना बहुत ज़रूरी है। सैम्पलिंग करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ तिकड़म जो बोलते हैं, यानी कि आइडिया जो रहती है वो आपको लगानी पड़ेगी। आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका मटेरियल और पैसा दोनों वेस्ट हो जाएगा। तो ये आपको अवॉइड करना है। तो इसमें से आपका जो ड्राइंग है, यानी कि इसमें से डायमीटर कौन सा परफेक्ट मैच होने वाला है, ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये डायमीटर के ऊपर, यानी कि जिसमें ये जो रिवेट्स रहते हैं डिस्क के होल्स में जाते हैं, तो वो जो होल्स है उसका जो डायमीटर है
वो इम्पोर्टेंट है। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर हमने रिवेट के लिए हमको परफेक्ट डायमीटर मिला है। ये हमने स्टेनलेस स्टील में रिवेट्स बनाए हैं। स्टेनलेस स्टील यानी कि SS304 ग्रेड है। वॉशर्स, शिम्स ये सब 304 में ही है। इसका जो लॉक है यानी कि सर्कुलर लॉक जो है वो भी हमने 304 का ही लिया हुआ है। ये मैंने डायरेक्टली मार्केट से परचेस किया है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो ग्रूव है, ध्यान में रखना, ग्रूव जो है वो ग्रूव को उसके यानी कि जो सर्कलिप है उसी के हिसाब से आपको बनाना है। ये सारी चीज़ें जो रहती है ये काफ़ी प्रोफेशनल्स को मालूम रहता है या मशीनिस्ट को मालूम रहता है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप खुद ड्राइंग मत कीजिए। ये मेरी दूसरी सलाह है। पहली सलाह यही है कि अगर आपको पता नहीं है तो ये करना मत, रिप्लेस करना। दूसरी सलाह ये है कि अगर आपको नहीं जम रहा तो किसी और से लेकिन करवा के लो, खुद मत करना। तो इसका मैंने मार्किंग करके लिया था। पहले मैंने बोला था कि जो फेस जो है यानी कि फ्रंट साइड जो है वो मार्क करके लेना है, और जो डिस्क का जो रियर साइड है वो भी चेक करके लेना है, ताकि आपका डायरेक्शन जो है वो सेम रहे। यूनि डायरेक्शन भले हो लेकिन वेयर एंड टेयर जो है वो एक ही डायरेक्शन से हो गई है। तो वो कंट्रोल करने के लिए मुझे मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। सो क्लीन करके लेना है, क्योंकि इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स रह सकते हैं, जिसकी वजह से डस्ट मतलब क्या कि भले माइक्रोन में क्यों ना हो लेकिन टॉलरेंस वो बढ़ाता है यानी कि चेंज करता है। सो बेस्ट इज़ कि उसको क्लीन करके ले लो। क्लीन करने के बाद फिर उसका फिटमेंट जो है सिक्वेंशियल फिटमेंट आपको करना है, यानी कि डायरेक्टली आपने रिवेट फिट करके उसको वॉशर डाल के लॉक नहीं करना है। सभी रिवेट्स को एक साथ सिक्वेंशली यानी कि पहले रिवेट, फिर वॉशर्स, फिर कैलकुलेशन, फिर सर्कलिप, फिर वापस निकालना और फिर शिमिंग करना, यानी कि उसका जो प्ले है वो निकालना। इसमें बहुत टाइम जाता है, लेकिन आप देखेंगे, आपने देखा रहेगा कि जॉब जो है वो काफ़ी हद तक परफेक्ट मैन्युफैक्चर हो गया है। ये वीडियो आपको लगता रहेगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे नहीं है दोस्तों। जो मैंने बातें कही है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीडियो में भले हो सकता है कि मैंने ड्राइंग में का टाइम लिया रहेगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आखिर मुझे आपको बोलनी है, जो मैं वीडियो में प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये जो पॉइंट्स रहते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने कटिंग कैसे करना है, आपने ड्रॉ कैसे करना है, मटेरियल सिलेक्शन कैसे करना है, ड्राइंग करने के बाद उसको जो गो नो गो गेज है वो कैसे बनाना है, जो चेकिंग है कि आपने जो बनाया हुआ है वो चेक कैसे करना है, ये सब चीज़ें होने के बाद ही उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए किसके पास देना है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं कि अब रिवर्स जो है मैंने ऑलमोस्ट सब डाल दिए हैं। परफेक्ट मैच हो चुका है। अब ये सेटल हो चुकी है, यानी कि रिवर्स में तो इसका फिटिंग हो चुका है। मुझे नीचे का सरफेस ख़राब है करके मुझे कोई गम नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नीचे का सरफेस हमेशा कांस्टेंट, यानी कि जो रिवेट का फ्रंट साइड है या डिस्क का फ्रंट साइड है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका जो प्ले है वो नीचे का सरफेस ख़राब होने की वजह से चेंज हो चुका है। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है इसका, क्योंकि आखिर आपने जो सेटलमेंट करना है डिस्क का जो प्ले है वो एक ही साइड से सेटल करना है। सो यहाँ पे रिवेट्स तो हमने बिठा दिए। अब काम जो करना है आपको, जो वॉशर्स बिठाने हैं। देखिए, वॉशर और शिम्स में बहुत फ़र्क है। ये ऐसा ना हो जाए कि आप सिर्फ शिम्स के ऊपर काम करेंगे और वॉशर नहीं बिठाएंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। उसको वॉशर जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है, शिम्स जो है वो गैप सेट करने के लिए है। तो दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सिर्फ वॉशर से आपका काम नहीं होगा। अगर हो गया तो समझ लेना आपका जॉब बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो गया। लेकिन अगर शिम्स लगते हैं तो वॉशर निकाल के शिम्स नहीं डालने हैं, क्योंकि शिम्स बहुत पतले रहते हैं, वो डायरेक्टली तोड़ देंगे, बाद में बेंड हो जाएंगे। तो वॉशर जो रहता है वो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रहता है, क्योंकि लॉक को स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके सबको फिट करना है और चेक करना है, जंप और साइड आउट।
सर्कल प्लायर आपके पास, अच्छी वाली सर्कल प्लायर आपके पास रहनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपकी जो सर्कल प्लायर है वो ख़राब है और सर्कल को ही ख़राब कर दे। सभी को फिट करके लेना है और बाद में इसका जो आउट है वो चेक करना है। इसके लिए कोई बड़ी मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको एक साइड से फिट है, यानी कि जो रिवेट है ये एक साइड से ही टाइट होता है, दूसरी साइड से आपको लॉक है। अब यहाँ पे हमें मूवमेंट दिख रहा है, इसका मतलब एक ही ठीक निकला, लेकिन बाकी काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से लूज़ है। सो इसको वापस निकालना है सर्कल्स को, और इसके बाद आपको शिम्स डालने हैं। ध्यान रहे जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी रहना चाहिए। कोई भी एमएस या एल्युमिनियम या कॉपर का चीज़ यूज़ नहीं करना है इसमें। अदरवाइज़ जब ब्रेक्स लगेंगी, यानी कि जब ब्रेक्स अप्लाई होंगे गाड़ी चलाते समय, तो वो ख़राब हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, क्योंकि ये सब मटेरियल जो रहता है ये सॉफ्ट मटेरियल रहता है। आपको हार्डनिंग किया हुआ मटेरियल चाहिए इसमें। इन शॉर्ट, विदाउट हार्डनेस अगर आप कुछ भी यूज़ करेंगे या जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ऐसा मटेरियल आपको यूज़ करना है। ये फिटमेंट हो गई है आपकी। वापस एक बार आपको चेक करना है कि इसमें कुछ प्ले है क्या। ये बहुत बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये फाइनल करने के लिए आपको ये सब क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक फिटमेंट में ही आपका जॉब क्लियर हो गया, ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। और ये सब यानी कि चेक करते समय आपको सबको और लगाना है हमेशा, और सबको ही निकालना है। ऐसे नहीं है कि एक को चेक करते ही एक को ही फिट करना है, क्योंकि जॉब जो है वो आड़ा टेढ़ा हो सकता है। सो बेस्ट यही है कि उसको सबको खोलना है और सबको फिट करना है। अभी भी थोड़ा सा लूज़ है, इतना भी लूज़ नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, साइड प्ले जो रहता है वो ज़्यादा बढ़ेगा। हमें साइड प्ले बिल्कुल नहीं चाहिए। रोटेशनल प्ले थोड़ा सा रहेगा ठीक है, लेकिन ना जंप आउट चाहिए ना साइड प्ले चाहिए। ये जो टेस्टिंग है ना, यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जॉब परफेक्ट अगर नहीं रहेगा तो तकलीफ़ देगा। सो जो भी करना है आपको सोच समझ के ही करना है और विथ नॉलेज करना है। बिना नॉलेज का अगर आप करने जाएंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। और मैं हमेशा यही कह रहा हूँ कि मतलब पूरे वीडियो में यही कहा कि रॉन्ग मेटल अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि रॉन्ग मेटल अगर आप यूज़ करते हैं तो वो वार्प होने का चांस है, यानी कि बैंड वगैरह होने का चांस है, या जल्दी उसकी घिसाई हो सकती है बिना बात की। इसी के लिए परफेक्ट मेटल चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। ऑल्टरनेटिव कुछ भी मटेरियल को लेना नहीं है। मैंने काफ़ी टाइम मतलब कमेंट्स में भी यही पढ़ा है कि हम इसके जगह वो यूज़ कर सकते हैं क्या, तो ऐसे नहीं होता है। कुछ चीज़ें उसी के लिए बनाई है, वो उसी चीज़ के हिसाब से उसी के लिए यूज़ करनी है, उसका एप्लीकेशन ही वही है। अगर आप बोलेंगे कि जो ग्लूज़ आते हैं, स्पेशल ग्लूज़ आते हैं, उससे में
यानी कि फेविक्विक वगैरह ये को कांच चिपकाएंगे क्या, तो नहीं होता है, वो उसका स्ट्रेंथ उतना नहीं रहता है, चिपक भी गया तो भी स्ट्रेंथ नहीं उतना रहता है। सो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। थोड़ा सा मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हर टाइम निकाल के उसको वापस लगाना है। हर टाइम चेक करना है। ये ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप का मतलब टाइम है कि आपका जो फिटमेंट है वो क्लियर होते जा रहा है। एक बार ये आपका क्लियर हो गया तो आप फिर गाड़ी पे लगा सकते हैं। एक बार यहाँ से आपका काम क्लियर हो गया तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व। इसका फेस भी बहुत याद रखना है कि जब भी आप ये खोलेंगे तो फेस जो है वो मार्क करके लेना है। ये सब टाइट होने के बाद और एक लास्ट प्रोसेस है जिसको हम कंफर्मेशन बोलेंगे। तो कंफर्मेशन करने के लिए आपको एक छोटा सा टैपिंग करना है, जिससे आपको ये कंफर्म करना है कि आपके जो लगाए हुए सर्क्लिप्स है वो लूज़ नहीं है या रॉन्ग फिट नहीं है ना, और ग्रूव्स में प्रॉपरली बैठा है कि नहीं, क्योंकि ग्रूव बहुत छोटा रहता है। तो ग्रूव आपको अगर नहीं दिखाई दिया या लॉक आपको ठीक से बैठा हुआ नहीं दिखाई दिया तो उसके लिए छोटा सा एक टूल यूज करके उसको टैपिंग करना है। अभी भी थोड़ा सा मुझे लूज लग रहा है। कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्योंकि वो जो रिवेट्स थे वो ब्रांड न्यू रोटर पे बिठाए थे और वो टाइम पे कोई भी स्पेयर जो था वो वॉर्न आउट नहीं था। अब ये जो रिवेट्स है हम यूज्ड स्पेयर पे यानी कि यूज्ड रोटर पे बिठा रहे हैं, तो जिसमें वॉर्न आउट स्पेयर्स यानी कि वॉर्न आउट सरफेस जो है वो काफ़ी है। सब फिट है ऑलमोस्ट, कोई भी लूज नहीं लग रहा है। साइड आउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से वो फिट या टाइट रहना चाहिए। एक फिर भी लग ही रहा है। पीछे में ज़्यादा करके फ्लोटिंग डिस्क आपको नहीं मिलेगी, आगे में ज़्यादा करके मिलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रंट ब्रेक हमारा अप्लाई होता है, रियर कम अप्लाई होता है। इसी वजह से फ्लोटिंग डिस्क जो है वो फ्रंट में आती है और वेयर एंड टेयर भी सबसे ज़्यादा फ्रंट में ही होगा, क्योंकि फ्रंट रोटर में रोटेशनल पावर ज़्यादा रहती है, यानी कि इंजन पावर नहीं रहती है। तो इंजन ब्रेकिंग आप रियर डिस्क पे करते हैं या रियर व्हील पे करते हैं सॉरी, तो वहाँ पे कंट्रोल आपको ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आगे पे क्या होता है, एक बार रोटेशनल मोशन मिल गया तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी के लिए ये आपको टैपिंग करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये कंफर्म करना है कि आपने जो बिठाए हुए लॉक्स है वो परफेक्ट बैठे हैं। सो फ्रंट डिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी के लिए कंपनी बड़े बाइक्स में डबल डिस्क देती है या फ्लोटिंग डिस्क देते हैं।
या जो गाड़ी पावरफुल है, जिसको कंट्रोल बहुत इसेंशियल है, उस गाड़ी में फ्लोटिंग डिस्क बहुत एक इसेंशियल पार्ट है। ये एक अलग सी टेक्नोलॉजी है। इसमें ऐसे नहीं है कि आप रेगुलर डिस्क नहीं डाल सकते, रेगुलर डिस्क डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से हमारी डिस्क जो है, रोटर जो है वो रेडी हो चुकी है। रीचेक करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आपको तभी के तभी तुरंत उसको क्लियर करना है। आप देख सकते हैं रिवेट का फेस जो है वो इतना परफेक्ट बन चुका है कि जैसे कि आपने ओरिजिनल जो है कंपनी जैसे ही काम किया है। सब लॉक्स को आपने चेक करना है। ये देखिए, ये है आउटकम। ये अब हमें परफेक्ट जॉब हाथ में मिल गया है। दोस्तों, आपने देखा कि मैंने डिस्क ब्रेक के लिए जो फ्लोटिंग डिस्क है उसके लिए मैंने रिवेट्स बना के डाले। बना के डालना मतलब क्या, उसका मेट्रोलॉजी मैंने पहले समझ के लिया, उसका डिजाइन पार्ट मैंने समझ के लिया, उसके बाद ही मैंने इसको रिपेयर किया है, उसको रिप्लेसमेंट किया है। क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि राइडर से ऑलरेडी कंसेंट लिया हुआ है कि मैं ये जो भी कर रहा हूं ये आप जो बोल रहे हैं उसी के हिसाब से जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको बेस्ट दूं। गाड़ी का कॉस्टिंग का हिसाब से अगर हम बात करेंगे, यानी कि डिस्क ब्रेक का डिस्क के कॉस्टिंग के हिसाब से बात करेंगे, तो ऑफकोर्स ये लो पड़ेगा, लेकिन आपका क्वालिटी भी उतना मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आप जब रिपेयर करते हैं तो परफेक्ट हो। ऑफकोर्स मैं ये क्यों दिखाया उनको, क्योंकि उनको भी मालूम था कि फॉरेन के जो बाइक्स है या आउट ऑफ इंडिया में जो बाइक्स बनते हैं उनके जो डिस्क रहते हैं उनके लिए रिवेट्स ये मिलते हैं। मुझे मालूम नहीं है कॉन्टिनेंटल जीटी के लिए रिवेट्स अवेलेबल है या नहीं, मैंने फाइंड आउट करने का ट्राई किया लेकिन मुझे नहीं मिला। सॉरी। तो इसी बात को लेके हमने ये बनाए हुए। ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है और हमने बना डाला। हमको एटलीस्ट इतना पता था कि बाकी के डिस्क ब्रेक को या डिस्क प्लेट को या रोटर को रिवेट्स एक्सटर्नल आपके बाहर के मार्केट में मिलता है। तो हमने इसके ऊपर काफी सारा मतलब जो हम बोल सकते हैं पढ़ाई जो था, हमने काफी सारा पढ़ाई किया। उसके बाद ही हमने ये सोच समझ के मेटल कौन सा लेना है, कैसे उसको डिजाइन करना है, उसको कैसे लेथ वाले से कंप्लीट करके लेना है या सीएनसी पे कैसे लगाना है, वो सब चेक करवाने के बाद ही ये मैन्युफैक्चर करके इसका टेस्टिंग लेके फिर ही हमने गाड़ी को जो है वो ट्रायल लेने के बाद ही क्लाइंट को हम देने वाले हैं। तो ऑलरेडी ये आप देख चुके हैं कि मैंने इसका रिवेटिंग कैसे किया हुआ है। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगे तो ऑफकोर्स लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को अपडेट हमेशा आते रहेंगे। आज हमारे साथ अमर थे, मेरे ओल्ड स्टूडेंट जो कोविड के पहले ज्वाइन किया था, लेकिन कोविड की वजह से उनको बीच में रुकना पड़ा था। तो आज 3 साल के बाद वापस मेरे पास आए और उन्होंने ये ज्वाइन किया हुआ है क्लास। फॉर्चुनेटली ऐसे हो गया कि उनके सामने काफी अच्छे जो रिपेयरिंग्स थे वो सामने आ गए हैं। इसके लिए उनको भी बहुत खुशी हो गई कि 3 साल का गैप क्यों ना हो, लेकिन आपके पास आने के बाद वापस मुझे नया और भी सीखने को, यानी कि अपडेटेड कंडीशन का जो भी नॉलेज था वो मिल रहा है। तो ऑफकोर्स ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, यानी कि कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के बिना तो आपका काम होना नहीं है। बिना पढ़ाई का अगर आप सिर्फ देख के बात करते हैं कि मेरा देखने के बाद ही मैं सीधा काम करूंगा और उसको दे दूंगा, तो ये गलत बात है। इस गाड़ी में जब भी मैंने अभी रिपेयर किया है वो सब सोच समझ के किया हुआ है। ऐसे नहीं है कि रैंडमली कुछ भी मैंने नॉलेज लिया है और उसको रिपेयर करने का ट्राई किया, ऐसे नहीं है। चैनल को अच्छा लगता रहेगा तो आप सब्सक्राइब करना। डोनेशन के लिए मैं लास्ट में जो है वीडियो के एंड में क्यूआर लगा रहा हूँ, क्यूआर आपके पोस्ट कर रहा हूँ। किसी को डोनेशन कर देना है तो आप चैनल के लिए डोनेट कर सकते हैं। और हमेशा अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर बहुत करना, क्योंकि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। धन्यवाद दोस्तों और हैव अ ग्रेट डे।